लेसन 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। क्या होता है नेशनलिज्म क्या होता है? किसी को पता है? नेशनलिज्म बोलो। नेशनल क्या होता है? राष्ट्र। तो लिज्म क्या हो जाएगा? राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी नेशनलिज्म है। तो हमारे देश का जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद जो है इंडिया का, उसके बारे में बताया जा रहा है। किस किस सिचुएशन से राष्ट्रवाद बना है, क्या क्या जो है, जैसे पॉलिटिकल रीजन्स में, इकोनॉमिक रीजन्स में, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, इस तरह से राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद का मतलब है फीलिंग अ प्राइड ऑफ बिलोंगिंग टूवर्ड्स वन नेशन। लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है, फील करते हैं कि हमें राष्ट्र के लिए, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, तो वो जो फीलिंग होती है ना अंदर से उठती है राष्ट्र के लिए, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, चलो एक एक वर्ड जो है ना अच्छी तरीके से पढ़ना, और सबका फिंगर रहना चाहिए। मैं कहीं भी कुछ भी लाइन का पूछ सकती हूँ मीनिंग, अभी इसका क्या है। Nationalism means a feeling of pride and belongingness towards one's nation. It is also a willingness to sacrifice everything one has for the nation if the need arises. Okay. क्या मतलब हुआ इसका? कि कुछ भी पाने के लिए हमें जो है अपनी सेक्रीफाइसिंग करना पड़ता है, यानी कि फुल त्याग करना पड़ता है। अपनी जो विलिंग्स होती है ना, जो बोलते हैं ना प्रबल इच्छाएं, जो हमारे अंदर प्रबल इच्छाएं होती है ना, तो राष्ट्रवाद को पाने के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? सेक्रीफाइस की, यानी त्याग की। जितना ज़्यादा हम अपने आप को देश के प्रति समर्पित करते हैं, उतना ही राष्ट्रवाद बढ़ता है। The factors responsible for the rise of nationalism in India developed notably after the revolt of 1857 CE. The modern concept of nationalism. एक मिनट, इस लाइन का मीनिंग क्या समझ में आया? कि जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो तथ्य रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि जो जिम्मेदार हैं, वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के, राष्ट्रवाद को जगाने की भावना जो डेवलप होती है, नोटेबल आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के बाद जो है लोगों के अंदर ये भावना जागृत हुई कि हमें ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रहना। ठीक है, तब से जो है रिवोल्ट आंदोलन चालू हो गया। चलो, The modern concept. The modern concept of nationalism originated in Europe. Various factors such as Renaissance, Reformation, the American and the French Revolution. Modern concept of nationalism organized in Europe. हमारे देश में जो नए युग का कॉन्सेप्ट आया, वो आया कहाँ से? यूरोप से। लोगों के अंदर ये रेनेसांस यानी कि नई जागृति, नयापन जागना, और रिफॉर्मेशन यानी कि कोई चीज़ को सुधार, पुनर्जागरण करके उसको सुधार करना, रिफॉर्मेशन करना। हाँ, द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी एक्स्ट्रा। मतलब ये जो अमेरिकन जो एंड द फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया ना? आंदोलन करना, क्रांति करना। क्रांति जो जागृत होती है अपने देश को आज़ाद दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने। जैसे तुम्हारा क्लास, तुम अपने क्लास में फ्रीडम चाहते हो, तो तुम लोग जो है ना सब मिलकर एकजुट होकर के कुछ प्लान बनाते हो कि नहीं, हमें अपने क्लास में अपनी जो है फ्रीडम चाहिए, या हमारे क्लास में शांति चाहिए। तो हम एक पर्सन को खड़ा करके तो जो है वो
सारे लोग मिल कर के वो काम करते हैं तब जाके क्लास में शांति होती है। उसी तरीके से जो क्रांति होती है वो भी सभी लोग मिलकर के जो है क्रांति के साथ चलते हैं, यानी देश के लिए क्रांति ऐसा नहीं करना है कि हमें मम्मी पापा के साथ जो है क्रांति कर लेना है, हमें टक्कर ले लेना है कि नहीं मम्मी पापा जो बोल रहे हैं वो गलत है, टीचर जो बोल रहे हैं गलत है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, वो चीज़ नहीं होता है। क्रांति का मतलब होता है देश की आज़ादी को दिलाना, ठीक है, देश की आज़ादी के लिए क्रांति लेना। चलो, रिवॉल्यूशन का मतलब यही है, जो और यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई है। चलो, The British rule in India helped Indians to gather the knowledge of the things happening around the world and change their political, social, religious and economic views. Various factors fostering the modern nationalism arose in India. The educated and the intellectuals felt the need of self-rule in our country, and this thought gradually spread far and wide in the nation. It was followed by the feeling of national unity. We will study various factors that led to the rise of nationalism in India. ओके, इस 4-5 लाइन में क्या नहीं समझ में आया वो बताना। नहीं समझ में आया है तो बताना, नहीं तो अभी तुमसे हम पूछेंगे। चलो नीतू तुम बताओ इसमें क्या बताया। द ब्रिटिश रूल्स के बाद से बताओ क्या बताया। जो ब्रिटिश रूल था उसके बाद इंडिया को नॉलेज के लिए कि वर्ल्ड में और सब में चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक न्यूज़ के हिसाब और वेरियस फैक्टर्स को मॉडर्न नेशनलिज्म मतलब पहले के ज़माने में जैसे पुरानी सोच नहीं करते हैं, उसको नई सोच का है, उस वजह से ब्रिटिश रूल ने वो इंडिया में मुझे हेल्प की। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ओके गुड। चलो और कोई बताए आगे का। वेरियस फैक्टर फॉस्टरिंग द मॉडर्न नेशनलिज्म अरोज इन इंडिया। तुम बताओ भावना, भावना समझ में आया। तो अभी जो सारी जो चीज़ें हो रही है घटना है, इसके जो मॉडर्न वाले फैक्टर्स हैं वो हम सबको पता चल रहे हैं, इंडिया में हर जगह फैल रहे हैं। द एजुकेटेड एंड द इंटेलेक्चुअल फेल्ट। हाँ, इंडिया है वो कट से बड़ा हो रहा है, मतलब वाइड बड़ा हो रहा है, और उनको क्या ज़रूरत है, सेल्फ रूल की, अपने आप जो है रूल बनाना सबको, आवर कंट्री। हाँ ठीक है, ओके। दिस थॉट ग्रेजुअली स्प्रेड फॉर वाइड एंड नेशन। इस थॉट के साथ जो है चारों तरफ जो है नेशनल जो है फैल रहा है। इट वॉज फॉलोड बाय द फीलिंग ऑफ द नेशनलिटी यूनिटी। इससे हमें क्या फीलिंग हो रहा है कि हम लोग जो है विश्व बंधुत्व की एकता में बंधे चले जा रहे हैं। एंड वी विल स्टडी वेरियस फैक्टर्स। अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे, वेरियस फैक्टर ऑफ द लेड ऑफ द राइज इन नेशनलिज्म इन इंडिया। कितने फैक्टर्स से जो है हमें नेशनलिज्म जो है वो चारों तरफ फैलने वाला है, राइज होने वाला है। ओके, तो पहला हमारा पॉलिटिकल रीजन्स है। Before the British rule, our country lacked political unity. India was divided into big and small princely states. The Britishers defeated many kings and established direct or indirect rule all तुम्हारे over पास बुक India. नहीं है देव, वेद? कल लेके आऊँगा। मैं वो संडे कहते हैं पर मैं मिले किसके किसके पास बुक्स नहीं है भाई? ओ बाप रे, ओ बाबा, ये तो पूरी आधी क्लास 50% बच्चे अब खड़े हो गए। क्यों भाई, आप लोगों के पास बुक्स क्यों नहीं आई अभी तक? मैंने तो बताया। तुम बताओ अर्पिता, कब बोला आने के लिए? मतलब कब कहा कि आएगी? 2 दिन के बाद। तुम्हारा भूमि है? लेने ही नहीं गई।
तुझे कहाँ से मिले? मुझे भी इंग्लिश में तुझे कहाँ से मिली? इंग्लिश की नहीं मिली? मेरे को तो कभी हाँ, ना, मुझे भी इंग्लिश की नहीं मिली। मेरे पापा गए थे सिटी में वहाँ पे। तो पापा वगैरह सिटी वगैरह में जाते होंगे काम से अहमदाबाद, तो वहाँ से जो है कहीं से बुक्स मंगवाओ। ऐसे कैसे काम चलेगा? पूरा 1 महीना 1.5 महीना निकल गया है, तो तीसरा लेसन चालू हो गया है, हम कल पक्का लेंगे। तो टेक्स्ट बुक का कुछ एक्सरसाइज वगैरह देंगे तो कैसे करोगे बेटा? ओके, पॉलिटिकल रीजंस तो ध्यान से सुनो, नहीं तो वो भी ध्यान से नहीं सुनोगे। चलो, Under the dominance of the Britishers, a uniform administrative system was implemented. However, the overall experience of the British rule was not conducive. Besides, there were many other reasons that led to protests against the British rule. Gradually, these protests became more prominent and widespread. देखिए क्या बताया पॉलिटिकल रीजंस में कि बिफोर द ब्रिटिश रूल से पहले आवर कंट्री लैक्ड पॉलिटिकल यूनिटी। वो तो आज भी हमारी कंट्री है, पॉलिटिकल यूनिटी में जो है आज भी हमारी कंट्री जो है उसमें लैक्ड मतलब क्या होता है? कमियाँ आज भी है। वो पहले क्या आज भी है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, आज भी जो है राष्ट्रवाद में प्रॉब्लम है। कोई जो है कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कर दिया तो मोदी ने वैसा कर दिया, लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐसा कर दिया, अमित शाह ने ऐसा कर दिया, तो ये सब तो हो ही रहा है। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू बिग एंड स्मॉल प्रिंसी स्टेट। ठीक है, उस जो है इंडिया जो है बिग और छोटे छोटे अच्छे स्टेट्स में डिवाइडेड हुआ। ब्रिटिशर डिफीटेड मेनी किंग्स ऑफ द एस्टैब्लिश। ब्रिटिशर जो है अपने आप को जमाने के लिए काफ़ी किंग्स के साथ जो है डिफीटेड किया, जब लड़ा भी और क्या कहते हैं हारा भी। एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल ऑल ओवर इंडिया। धीरे धीरे क्या किया उसने, अपने रूल्स को ओवर इंडिया के ऊपर जो है छाने लगा उसको जो रूल। एंड अंडर द डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिशर, मतलब ब्रिटिशर के प्रभाव की वजह से, डोमिनेंस मतलब उसका प्रभाव जो ब्रिटिशर का था वो इतना ज़्यादा होने लगा कि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंट। धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बढ़ने लगा कि जो शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था थी, वो भी उन्होंने अपने ऊपर हथियाना शुरू कर दिया। वॉज इम्प्लीमेंट मतलब इम्प्लीमेंट करते गए। हाउएवर द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज नॉट कंडीसिव। तो लोगों को जो इसके अगेंस्ट थे उनको ऐसा फील होने लगा कि ये जो ब्रिटिशर का जो रूल्स है वो हमारे लिए कंडेंसिव है, यानी कि हमारे अनुकूल नहीं है। तो उन्होंने जो है उसके अगेंस्ट बोलना शुरू किया। तो यहीं से जो है रिवॉल्यूशन चालू हुआ। देयर वेर मेनी अदर रीजन्स एंड लेड द प्रोटेस्ट। धीरे धीरे कुछ और कुछ न कुछ ऐसे रीजन्स निकलते चले गए जिसकी वजह से देश को बचाने का, प्रोटेस्ट करने का जो है जिम्मा रिवॉल्यूशन ने उठाना शुरू कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। ग्रेजुअली दिस प्रोटेस्ट बिकम मोर प्रोमिनेंट एंड द वाइड स्प्रेड। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है ये बहुत ही जो रिवॉल्यूशन होने लगा, जो क्रांतिकारी जो है वो क्रांति के लिए आगे बढ़ने लगे, तो वो बहुत ही लंबी मात्रा में प्रोमिनेंट होने लगे, यानी कि बहुत फेमस होने लगे। एंड द वाइड स्प्रेड, और बड़े बड़े पैमाने मतलब बहुत अधिकता में जो है लोगों के पास ये सारी बातें पहुँचने लगी। तो इस तरह से पॉलिटिकल रीजन्स में राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जगी। चलो अब इकोनॉमिक रीजन। India was financially ruined due to the economic policies of the Britishers. The Britishers took the raw materials from India to England, and then the finished or manufactured goods were sold in the Indian market. The duty on the manufacture. इकोनॉमिक रीजन का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ? अर्थव्यवस्था।
ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल रीजन था, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था, और यहाँ पे अर्थव्यवस्था, पैसा। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे। तो इंडिया वॉज फाइनेंशियली रन ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसी। शुरू से ही इंडिया को फाइनेंशियली, यानी कि पैसे के मामले में शुरू से ही इंडिया गरीब माना जाता है। लेकिन एक समय था जो सोने का इंडिया बोला जाता है कि सोने का भारत है। तो उस समय जो है ना, ये फार्मिंग जो होती थी ना, वो बहुत अच्छी होती थी। चारों तरफ जो है अच्छी फार्मिंग होती थी, अच्छी खेती होती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसे और क्या कहते हैं, अन्न की जो है ना कमी कभी नहीं हुई, इसीलिए बोलते। लेकिन धीरे धीरे जो बोलते हैं ना देशद्रोही लोग, जो देश को बेच खाते हैं, विदेश के बारे में अपनी बातें जो है जाकर दूसरे देश को बता देते हैं, तो ऐसे लोगों के चक्कर में हमारा देश जो है धीरे धीरे इकोनॉमिकली भी बहुत क्या कहते हैं, क्राइसिस में पड़ता चला गया। फिर द ब्रिटिशर टुक द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, देन द फिनिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। फिर क्या हुआ, द ब्रिटिशर जो है ना, उन्होंने देखा कि हमारे इंडिया में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया, उसको मैन्युफैक्चर्स तैयार किए, मतलब सामान थिंग्स तैयार किए और उसको सोल्ड किया इंडियन मार्केट में, यानी कि इंडिया से ही बनाया। ब्रिटिशर टुक द रॉ मटेरियल वहाँ से फ्रॉम द इंडिया से ही रॉ मटेरियल लेते थे और इंडिया में ही ला करके वो देते थे, और उसके बाद जो है उससे थिंग्स बना करके इंडिया में सोल्ड भी करते थे। इसी से जो है धीरे धीरे इकोनॉमिक जो है हमारी अर्थव्यवस्था गिरती चली गई। The duty on the manufactured goods imported in the India is England was negligible, whereas heavy taxes were levied on the commodities manufactured in India. The duty on the manufactured मतलब बनाना, जो थिंग्स बनाते थे, गुड्स यानी कि सामान, थिंग्स बनाते थे, और जो इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, भेजना कि लाना, तो जो वो वहाँ से लेकर आते थे उसमें वो लोग बहुत टैक्स लगा, यानी कि 10 रुपये की चीज़ है तो उसमें से उनको 2 रुपये टैक्स देना पड़ता है। और जब इंडिया में आता है सामान तो इंडिया वाले टैक्स नहीं लेते थे, मतलब बाहर से जो उनका सामान आता था उस पर वो टैक्स नहीं देते। तो ये जो इम्पोर्टेड इन इंडिया, इंग्लैंड वॉज नेजिबल and whereas heavy taxes were levied in the commodities, तो मैन्युफैक्चर इन इंडिया मतलब इंडिया की तरफ से जो बनता था उस पर बहुत बड़ा टैक्स लेते थे। एज अ रिजल्ट द इंडियन गुड्स बिकम मोर एक्सपेंसिव देन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इन दिस कट थ्रॉट competition of the handicraft of the cottage industries of India could be sustain itself। इसके कारण क्या हुआ, एक्सपेंसिव होता चला गया, बहुत महंगा होता चला गया सामान। तो हमारे इंडियंस जो थे उन्होंने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी छोटे छोटे जो उद्योग होते उनको डेवलप करना शुरू कर दिया। अपने आप घर यहीं पे ही सामान बनाने लगे, क्योंकि बाहर से सामान आ रहा है वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो रहा है, बहुत खर्चीला हो रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते थे। तो ये जो छोटे छोटे उद्योग थे और जो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उन लोगों ने अपने आप ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। चल भाई पढ़ो, थक गई मैं। Many artisans became unemployed. Soon the Indians realized that it was the British policy to prosper England at the cost of Indian economy. This fostered the feeling of nationalism in the people of India. क्या हुआ, जब इन लोगों ने अपने आप सामान बनाना मैन्युफैक्चर शुरू कर दिया और उनको ये एहसास हो गया कि ब्रिटिश पॉलिसी जो है वो हमारे लिए स्लो पॉइजन के रूप में है।
धीरे धीरे हमारे देश को खा जाएगी। तो इसलिए फिर उन्होंने ये लोगों के अंदर ये फीलिंग शुरू हो गई, कैसे, इकोनॉमिक फीलिंग। तो ये नेशनलिज्म के लिए, राष्ट्रवाद के लिए इकोनॉमिक फीलिंग कि हमारे देश का सामान हमारे देश में ही रहे और हमारे देशवासियों को उचित दाम पर वो मिलता रहे, उनको बाहर। तभी तो अभी जो है क्या कहते हैं, बैन लगा दिया था, बाहर के प्रोडक्ट नहीं खरीदने हैं, बाहर के प्रोडक्ट के लिए बैन लगाया ना, इन्हीं सब के कारण, क्योंकि वहाँ से आने पर यहाँ पे हमें वो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। इसलिए अब समझ में आया, इकोनॉमिक रीज़न समझ में आया सबको? जिसके पास बुक्स नहीं है समझ में आया? चलो, किसके पास बुक्स नहीं है? चल मीत बता, क्या बताया मैंने भी? बता जल्दी जल्दी, सब हिंदी में ही समझाया मैंने। बोलो बोलो, इकोनॉमिक रीजन में क्या प्रॉब्लम आई? चलो कौन बोलेगा? वेद। हम जो ब्रिटिश जो थे वो इधर से जो मटीरियल जाता था तो वो लोग उधर टैक्स लेते थे और इधर आता, मतलब उनका जो मटीरियल इधर आता था इंडिया वाला टैक्स नहीं देते। बाद में बाद में इंडिया वालों ने मतलब बाहर से खरीदना बंद कर दिया, इंडिया को लोग इंडिया में बनाने लगे। सही है ना? इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही, इतना सा बात नहीं बोल पा रहे हो? अरे इतना ही से बोलना है कि बाहर से जो सामान आता था वो बहुत ज़्यादा कीमती था, कीमती बोलते हैं ना, एक्सपेंसिव, बहुत पैसा लगता है। और जो यहाँ से सामान बनता है उसमें हमें हाफ पैसा देना पड़ता है, तो हम यहाँ वाला सामान खरीदेंगे या बाहर वाला सामान खरीदेंगे? तो यहीं से नेशनलिज्म जो है लोगों के अंदर जागृत हुई कि हमारा राष्ट्र क्या है, हमें राष्ट्र के प्रति हमारा फर्ज क्या है। ओके ठीक है, अब है ट्रांसपोर्ट और टेली कम्युनिकेशन। बैठ जाओ। The railway, telegraph, post, land and waterways, etc. were developed in India by the British for the military, economic and political reasons. However, it turned out एक मिनट, ये लाइन समझा दो जरा, खाली ये दो लाइन। रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, लैंड और वाटरवेज एक्सेट्रा वो इंडिया ये समझ में आया? रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, वाटर एंड, ये समझ में आया? क्या समझ में आया विश्वा, बोलो। जहाँ से सब इंफॉर्मेशन आती है, थिंग्स जाता है ना? क्या बोल बोल बोल। हाँ ठीक है, ओके, नहीं सही बात है, बोले सुन के बोला। रेलवे तो आपको पता ही है, टेलीग्राफ, टेलीग्राम के द्वारा, फिर उसके बाद पोस्ट लैंड। ओ भाई, पोस्ट लैंड से याद आया है, पोस्ट कार्ड लाके लेकर आए? हाँ पोस्ट का मिलेगा था। अरे बेटा पोस्ट ऑफिस 50 पैसे का, 50 पैसे के लिए पोस्ट ऑफिस जाए। पापा वो लेके जाना, अभी 1 बजे छुट्टी होगी ना, 12 बजे पापा लेके जाते हैं लोगों घर, तो उसी समय चली जाना, तो पोस्ट ऑफिस से चलिए। एक मिनट बेटा ना, कौन सा नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई एक ऐसा क्या कहते हैं, क्या था टॉपिक्स दिए थे उसके बारे में। हाँ, नरेंद्र मोदी की तरफ से 2 टॉपिक दिया गया है, तो वो टॉपिक पर आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 लाइन बहुत है, 10 लाइन भी बहुत ज़्यादा हो गए, 7-8 लाइन वो लिख करके आपको मैडम एड्रेस देगी, नरेंद्र मोदी के उस पर पोस्ट करना है। उसमें है विज़न ऑफ इंडिया इन 2049, दूसरा है हाँ अनसेंग फ्रीडम फाइटर, क्या यही है ना, फ्रीडम फाइटर के बारे में, कि फ्रीडम फाइटर जैसे अभी हमें फ्रीडम फाइटर क्या है, रिवॉल्यूशन वाले का है, जो क्रांतिकारी होते हैं ना, वही जो देश की आज़ादी के लिए अपना काम करते हैं। तो देश की आज़ादी के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे किया, इसके बारे में आपको लिखना, ठीक है?
और कितने पर्सन थे, कितने लोग थे, ऐसे ऐसे लोग जिसके बारे में कि कुछ बातें यूनिक हो ऐसा। ओके, तो ये जो क्या कहते हैं टेलीग्राफ और टेली कम्युनिकेशन का जो ब्रिटिश की ओर से मिलिट्री की तरफ से, मिलिट्री यानी कि आर्मी की तरफ से जो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल रीजंस हुए ना, उसकी वजह से अराइज होता चला। However, it turned out to be a boon in disguise for the Indians. People became closer to one another due to the development of these facilities. Mobility of the intellectuals, artists, and business class increased, and they started exchanging thoughts and opinions. ओके, यहाँ पे जो ये रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, लैंड और वाटर वेज जो एक्सेट्रा जो डेवलप किया ब्रिटिश के आर्मी से वगैरह ने, ब्रिटिशर ने, इससे जो है हमारे इंडियंस भी प्रभावित हुए ना। हम लोग भी आज प्रभावित ही है ना। आज ये जो मोबाइल है, क्या कहते हैं, कंप्यूटर है, और क्या कंप्यूटर में लैपटॉप है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हाँ, ये टैबलेट है। तो ये सब चीज़ें जो है इनसे प्रभावित होती चली गई, हम भी प्रभावित। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलो पार्ट 2 करते हैं।